तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अब जो सबसे ऊपर जा चुके थे वो अपने कप्तान थे, क्योंकि उनकी स्पीड अचानक से बढ़ती है और एक फॉरबिडन कोई मैजिक ये यूज़ करते हैं। और साथ में वो जो स्वर्ड से इसके पावरफुल एक्सपर्ट थे वो हैरान हो जाते हैं। कैप्टन के अंदर एक ऑरा वो फ़ील करते हैं जो कि उनकी बॉडी में सील किया गया है, और जो भी ऑरा है ये उसे देख भी नहीं पा रहे थे। मतलब इतना पावरफुल सील होगा। अब आगे तो फिलहाल जब कैप्टन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं ना, तो किंग ह्यूज होती है ना, उसका एक्सप्रेशन बदलता है। उसकी बॉडी के आसपास भी वो जो लाल रंग चमक रहा था ना, वो और इंटेंस हो जाता है। पूरा सी ऑफ ब्लड के जैसा बन जाता है, मतलब खूनी समुद्र के जैसा। और ये भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती, 6600 मीटर को पार कर जाती है, लेकिन कप्तान से फिर भी पीछे थी। लेकिन तभी अचानक से फ़ील करती है कि एक ऑरा है जो इसके पीछे से आ रही है और बहुत तेज़ी से आ रही है। तो ऐसा मुड़ती तो नहीं है, बस कंधे के साइड से हल्का-सा गर्दन नज़र जो हम तिरछी करके बोलते हैं वैसे देखते हैं। और वो ऑरा एकदम सूर्य के समान थी। कोई और नहीं, अपना ज़ू किंग था। क्योंकि इस समय ज़ू किंग का जो गोल्डन ग्रो था ना, वो मैनिफेस्ट हो चुका था और ज़ू भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और 6300 मीटर तक पहुँच चुका था। और ये जो भी सोल्स वगैरह थे, मतलब क्योंकि जो इसे घोस्ट एम्परर ने बहुत पहले मारा था, तो यहाँ पे उनके ऑरा है, वो उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में इकट्ठा हो रही थी। लेकिन ज़ू अभी उतना ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि घोस्ट एम्परर के लिए वो एक तरह से टॉनिक का काम है जो इसके अंदर में माउंटेन बन चुका है। और ज़ू भी 6600 मीटर पहुंच जाता है, जितनी ऊपर किंग की थी। लेकिन ज़ू की अभी भी हिम्मत बहुत आगे तक थी, वो फिर से आगे बढ़ता। और अब लोगों को मजा आ रहा था ये बैटल देखने, बैटल इन द सेंस की कॉम्पिटिशन देखने में। और ज़ू जब किंग को सरपास कर जाता है और 6900 मीटर तक पहुंच जाता बहुत तेजी से कैप्टन के बराबर में, तो कैप्टन देखते उसकी तरफ। कैप्टन के भी सर थोड़े पसीने छूट रहे थे, क्योंकि भाई आप सडन बर्स्ट ऑफ जो एनर्जी निकालते हो, ऐसे तो आता नहीं है हवा में उड़ के। और कैप्टन बोलते भी अच्छा काम कर रहे हो छोटे भाई, लेकिन मैं तो अभी बस वार्म अप हो रहा हूँ, तुम्हारे लिए बुरी बात है ये। और कैप्टन अब 6990 मीटर पहुंच चुके थे, जू को फिर से सरपास कर जाते हैं। जू इस दौरान फिर से बैठ आगे बढ़ता है, 7110 मीटर पहुंच जाता है, यानी कैप्टन को भी सरपास कर जाता है। बस हाफ रहा था, लेकिन इसके पसीने नहीं छूट रहे थे। जू बोलता है मेरा भी वही है बड़े भैया, मैं भी बस वार्म अप कर रहा हूँ अभी। तो पीछे से एक आवाज आती, तुम दोनों सही में बहुत शोमू लोग हो, ऐसा मतलब गाली मार रही थी वो, पिंकी होती है बेसिकली। उसकी और अभी काफी डेंजरस हो जाती है, बहुत तेजी से वो आगे बढ़ती है। जू और कैप्टन को सरपास करके सीधा 7800 मीटर पहुंच जाती है। जू को हालांकि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किंग्यू का जो लिमिटेशन था ना, 7800 जाते जाते भाई हो जाता है, और जू और कैप्टन 7800 पार कर जाते हैं। मतलब उनकी स्पीड अभी कम नहीं होती है, किंग्यू की अब थोड़ी कम होने लगी थी। कैप्टन इस दौरान जू की तरफ देखकर कहते कि अब लगता है तुम ज्यादा नहीं टिक पाओगे छोटे भाई, तुम फिजिकली अभी बहुत छोटे हो, ये सब बड़े कारनामे तुम्हारे बड़े भाई को ही करने दो। तो इनका अपना बकचोदी चल रहा था। किंग्यू की तरफ तो ये ध्यान भी नहीं दे रहे थे, और किंग्यू की जो वो स्पिरिट थी ना, वो तो गरिया रही थी, मतलब कि क्या ये चूतिया लोग हैं, आज ही इनको निपटा देते दोनों को म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन में। इधर जू और कैप्टन 8400 मीटर तक पहुंच चुके थे। प्रेशर बढ़ते जाता है। जू अब इस समय ना तीसरे अपने हेवनली पैलेस को यूज कर रहा था, इस ऑरा को, ताकि जो रैनकोरस विल है ना उसको सप्रेस कर सके। और अब ये दोनों भी, जू इवन कैप्टन, दोनों ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। कैप्टन बोल रहा था तुम लग रहा है ज्यादा नहीं टिक पाओगे, 15-20 मीटर जाओगे। जू बोलता है कप्तान मेरे पास मेरा जहर है, मैं वो यूज कर सकता हूँ। जहर की बात आती थी, कप्तान जानते थे कि जू कितना खतरनाक है। जू इन्हें सरपास कर जाता है इस दौरान। कैप्टन भी अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करते हैं, इनकी आंखों में लाइट चमकता है। कुछ तो खाने लगते हैं कैप्टन, जो पिलर के आसपास मैजिकल सिंबल्स होते हैं ना उससे। रैनकोरस विल को अगर आपको सप्रेस करना तो अपने तरीके होते हैं ना, तो जू जहर से सप्रेस कर रहा था। कप्तान का आदत है कोई भी चीज मतलब खाता तो था ही कप्तान। दोनों बहुत तेजी से बढ़ते, खास करके कप्तान 8400 मीटर से सीधा 8700, सीधा 9000 की तरफ। जू भी हैरान होता, किंग्यू एकदम शॉक्ड हो जाती। और फिर किंग्यू का जो वो स्पिरिट थी ना, वो बोलती ये है मैड डॉग, पागल कुत्ता। तो कप्तान 9000 मीटर पहुंच चुके। जू का भी पॉइजन कोर तेजी से चमकता, खतरनाक लेवल का पॉइजन रिलीज करता। और ये भी सर कप्तान थोड़ा उल्टे उल्टे भी कर रहे थे, ज्यादा ही उन्होंने मैजिकल सिंबल्स खा लिए थे। और जू भी 8700 मीटर फिर 9000 मीटर पे पहुंच जाता है, जो कि टॉप लेवल था। वहां पर ना कुछ स्पेशल टोटम वगैरह बना हुआ था, अलग छत्र टाइप आप बोल सकते हो। एक फुल मून के जैसा कुछ तो चेहरा था जिसे कवर किया गया था। खतरनाक और फील करते जू या कैप्टन, मतलब इनके जो सी ऑफ कॉन्शियसनेस है ना, उसमें कुछ तो इन्हें दिखता है। इस दौरान जो स्वॉर्ड से इस कोर्ट में एल्डर्स बैठे हुए थे एकदम ऊपर में, वो भी हैरान हो जाते कि चलो कोई तो है, कुछ लोग तो हैं जो 9000 मीटर फाइनली पहुंचे। जो यहाँ पर वो सिंबल बने हुए थे ऊपर में टोटम वगैरह, वो कोई जो मून से रिलेटेड कुछ है, रिवर्ड एंशिएंट मेनलैंड के शायद 35 गॉड में से शायद एक बोले जाते हैं, ये उनसे रिलेटेड है। मतलब उस मून पे ना कोई एक फिगर बैठी हुई थी या बैठा हुआ था, जो भी था, लेकिन वो ढका हुआ था तो ये लोग देख नहीं सकते थे। और बहुत पहले के समय में वो जो भी थी खतरनाक थी। और रिवर एंशिएंट जो मेनलैंड है ना, यहाँ पर एक चंद्रमा नहीं था, बहुत सारे ऐसे चंद्रमा थे, जब तक वो ब्रोकन फेस ऑफ गॉड नहीं आया। टोटल 37 सूर्य थे और 37 चंद्रमा थे। और जितना पता था, मतलब इवन स्वॉर्ड सेज वालों को भी, कोर्ट वालों को, कि जो 17 सूर्य हैं और 12 चंद्रमा है ना, उसमें शायद कोई गॉड वगैरह जो कि सो रहे हैं। ये था कि जो भी गॉड डोमेन्स वगैरह हैं, वहाँ पर अभी भी गॉड वगैरह है।
मतलब अभी भी रिवर्ड एंसेंट मेनलैंड में कुछ-कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ जिसको गॉड डोमेन कहा जाता है, लेकिन बहुत रेयर हैं। उस रिकॉर्ड वगैरह में एक्सिस्ट करते हैं, बहुत कम लोग लोकेशन जानते हैं। तो देखो जो भी था या जो भी थी उसको मार दिया था शायद अपने जो घोस्ट गॉड थे या जो भी हुआ होगा हमें भी नहीं पता है। तो उनका बस यहाँ पर विल है एक तरह से कह सकते हो। क्योंकि 9000 मीटर पे ये लोग पहुँच गए थे तो वो विल जो था, जो भी मून गॉड या जो भी है उनका एक्टिवेट हो जाता है। जिसमें से 2 विल निकलते हैं, एक कैप्टन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जाता है और एक ज़ू के। ज़ू को तो समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, कप्तान को का भी सेम हाल था। एक सोल शैडो दिखता है, यंग मैन का दिखता है, थोड़ा ब्लरी दिख रहा था। वो कभी भी गायब हो सकता है। जो भी था लेकिन उसने कपड़े काफ़ी अच्छे पहने थे और बॉडी पर ना बहुत सारे रेड कलर के सीलिंग मार्क्स लगे हुए थे और जो मलपट होता है जब बीच में एकदम फोरहेड पर ना एक मून का टोटम बना हुआ था, मतलब टैटू टाइप। और बंदे की आंखें खाली थी, मतलब आंखों में पुतलियां ही नहीं थी और एक अलग भाषा में मानो बात कर रहा था जिसे ज़ू समझ नहीं सकता था। दिमाग लगा के समझ जाता है। कविता टाइप वो मारता है और जैसे वो कविता अपना बोलता है तो उसका जो वो मून वाला टैटू था वो चमकने लगता है लाल रंग के साथ, लाल चंद्रमा। और खतरनाक लेवल का करप्शन भी निकल रहा था क्योंकि ज़ू किंग की बॉडी को ना मतलब पूरी तरह से करप्ट करने लगता है और वो ज़ू के सोल से बैटल करने लगता है। करप्शन बढ़ते जा रहा था, ज़ू फाइट कर रहा था अंदर ही अंदर और उस मून से एक डिवाइन विल निकलता है जो कि ज़ू के सोल को सप्रेस कर रहा था कि सरेंडर कर दो मेरे सामने। तभी लेडी का रिस्पेक्ट करते हैं, लेडी के गॉड डोमेन में आ जाए। मानो वो बंदा गुस्से में था, वो चाहता था ये जो बंदा जो भी प्रकट हुआ था कि ज़ू जो है वो जो मून गॉड के अंदर से वो डिवाइन विल निकला था उसके टैटू से, उसको खुद को समर्पित करते। ज़ू हंसता है कि और ज़ू की आंखों में एक किलिंग इंटेंट आता है कि मुझे कौन सा हमेशा जिंदा रहना है, गॉड का होगा भाई होगा, मैं किसी को नहीं गिनता हूँ। वो तो ब्रोकन फेस ऑफ जो गॉड भी प्रकट हुआ था आसमान में, वो 2-3 बार उस तरफ देखा था जहाँ ज़ू रहता था बचपन में, लेकिन ज़ू कहाँ मरा था, तो ज़ू को फर्क भी नहीं पड़ता था। पूरा पूरा जोर लगा देता ज़ू अपने इस बैटल में, अंदर ही जो एक इसके बैटल चल रहा था, गोल्डन क्रो का पावर हो या पॉइजन कोर का, सब पावर लगा देता है। अब जब पॉइजन कोर का पावर निकलता है ना तो पूरा इसका जो सी ऑफ कॉन्शियसनेस था उसी से भर जाता है और सीधा वो जो मून बना हुआ था उसकी तरफ पड़ता है और उस मून पर अटैक करने लगता है। धीरे धीरे उस चंद्रमा का कलर बदलना शुरू होता है, वो लाल था फिर धीरे बैंगनी होने लगता है जैसा कि कभी होता है। क्योंकि स्वॉर्ड सीज वालों ने वो टोटम का अध्ययन किया था बहुत समय से कि मतलब पावरफुल लोग तो उस लेवल पे जाते ही होंगे ना, तो एक सोल शैडो प्रकट होता था घोस्ट एम्परर ने, क्योंकि मारा था उस बंदे को। उसका अपना दिमाग नहीं था लेकिन उसके मलपट पे वो चंद्रमा चमकता था जिसमें गॉड का पावर था। बेसिकली वो यंग मैन की कुछ मेमोरीज हैं और डिवाइन विल से वो पावर प्रकट होता है, तो इससे किसी के जिंदगी पर कोई खतरा नहीं रहता। लेकिन चीजें इस बार अलग थी। ज़ू का जो करप्शन था ना उस पावर को काउंटर कर रहा था पॉइजन कोर का जो पावर था। जैसा बहुत समय पहले वो ब्रोकन फेस ऑफ गॉड प्रकट हुआ तो किसी भी प्रकार का पावर हो उसके सामने नहीं टिक पाया, तो फिलहाल ज़ू का जो पॉइजन कोर था कुछ वैसा ही कर रहा था फिलहाल। लेकिन ज़ू के सोल में काफी पेन हो रहा था, ऐसा लग रहा था इसका सोल कभी भी फट जाएगा। इसके हेवनली जो पैलेसेस थे वो भी, उसमें भी ऐसा लग रहा था क्रैक्स आ सकती, फिर बॉडी में ब्लड वगैरह आने लगता। इस दौरान इसका जो गोस्ट माउंटेन था इसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस में कहीं पे वो चमकता और गोल्डन क्रो भी अपना पावर और भेजने लगता है और चेहरे से मतलब मुंह से ब्लड आ रहा था ज़ू के इस दौरान, हर एक रोम क्षेत्र से ब्लड आने लगता है। आंखें भाई की बंद होने लगती है, उसे लग रहा था कि अब वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह पाए और ज़ू पिलर से ना ऐसा हवा में गिरने लगता है। लेकिन अचानक से बहुत तेजी से एक बंदा आगे वहां बढ़ता है, आसमान में प्रकट होता है। वो थे सर ब्लड स्मेल्टर जो कि ज़ू को पकड़ लेते हैं, काफी सीरियस हो जाते हैं, एक गोल्डन पिल भी इसे खिलाते हैं। अब देखना चाहते थे क्या हुआ, तब तक एक और चीखने की आवाज आती है 9000 मीटर से ही, और दूसरे साइड देखते तो कप्तान खून की उल्टी कर रहे थे और नीचे का जो कप्तान का हिस्सा था ना भाई, मतलब बोल लो पेट के नीचे का, वो पूरा ब्लास्ट कर जाता है। कुछ ऐसा कप्तान ने खा लिया था जो उन्हें नहीं खाना चाहिए था। और दूसरे हाथ से इस दौरान ब्लड स्मेल्टर कप्तान को पकड़ते हैं और दोनों उनको भी मतलब पिल खिलाते हैं। इधर ज़ू जो था ना वो जैसे गोल्डन पिल खाता है उसका याददाश्त आ जाता है, कमजोर दिख रहा था, लेकिन सी ऑफ कॉन्शियसनेस भाई का डैमेज हो चुका था। लेकिन देखता है इस दौरान इसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एक वॉयलेट कलर का पावर दिखता है जो कि धीरे धीरे मैच्योर हो रहा था। कप्तान इस दौरान अपनी आंखें खोल चुके थे और काफी पैशनेट दिख रहे थे। यही इस दौरान एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर से काफी दूरी पर पश्चिम के दिशा में एक ऑरा प्रकट होती है, लाल एकदम खूनी ऑरा। उस जगह में ना तो भाई सूर्य भी नहीं चमकता था, बस वो रेड लाइट ही चमकती थी, रेड मून हमें दिखाई देता है। पूरा जो एरिया था ना वहाँ पर हड्डी कंकाल ऐसा पड़े हुए थे, अलग अलग अमानवीय लोग यहाँ पर मरे पड़े थे। कब से मरे हैं किसी को नहीं पता था, शायद 1000 सालों से या उससे भी ज्यादा। एक यहाँ पर आवाज गूंजती है, मेरे 2 गॉडली सांस गायब हो चुके हैं। और फिर ये जो भी था यति बोलता है कि चलो 2 ही गए ना, वो तो मैं रिकवर कर लूंगा, क्या मुझे जागना चाहिए कि नहीं? लेकिन किसी ने मेरे गॉड सोर्स को भी चुराया है। कौन था ये? पूरा एरिया मानो ना फ्लक्चुएट करने लगा था इस दौरान। तो इधर जो सर ब्लड स्मेल्टर थे ना वो ज़ू को और कैप्टन को लेकर यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन जब तक वो निकलते ये जो पिलर था वहां से तेजी से लाइट चमकती, ब्लड स्मेल्टर तुरंत रिएक्ट करते, सैकड़ों की संख्या में मतलब ये लाइट थी, तुरंत वो इसे इकट्ठा कर लेते और फिर निकल जाते।
तो ये जो कॉम्पिटिशन था लगभग खत्म होने वाला था और सबसे बोल सकते हो टॉप पे अगर कोई रह सकती थी इन दोनों के बाद अगर तो किंग क्यू थी जो कि 8700 मीटर चढ़ चुकी थी। बहुत धीरे-धीरे मूव कर पा रही थी। उधर जो उसकी स्पिरिट थी वो बोल रही थी ये दोनों बहुत खतरनाक लोग हैं। एक ने तो भाई टोटेम का ऑरा ही काट लिया दाँत से मतलब मैजिकल जो औरत थी मतलब वो कप्तान की बात कर रही थी। उधर स्वर्ड से जो कोर्ट वाले थे उन्हें समझ में आ गया था कि ज़ोकिंग और चेन एर्नियो को लेके चले गए हैं और दोनों को टोटम की ऑरा मिल चुकी है कहीं न कहीं। हमने इतने समय रिसर्च किया, वो बहुत मिस्टीरियस चीज़ है लेकिन कोई अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाया। हम बस बाहरी तरह से इसका इस्तेमाल कर पाते थे लेकिन ये 2 लौंडे काफ़ी खतरनाक थे। मतलब ये लोग भी उससे काफ़ी प्रभावित हुए। अब इन्हें लग रहा था कि किन-क्यू ऊपर नहीं जा पाएगी क्योंकि अब 8790 मीटर जाके वो रुक जाती। वो उसका लिमिट था। चाहे तो ऐसा नहीं कि पहुँच नहीं सकती, पहुँच सकती है। लेकिन फिर उसका फाउंडेशन थोड़ा खराब हो जाएगा क्योंकि फिर वो हेवनली पैलेसेस वगैरह में ब्रेक आ जाएँगे, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। तो फिर वो वहाँ से ड्रॉप हो जाती है। तो उस हिसाब से उसको रिवॉर्ड भी उसका मिल जाता। लेकिन इस दौरान एक बंदा बाहर निकलता है और बहुत तेज़ी से ये सुप्रीम बिगिनिंग नीदरलाइट पिलर पर चढ़ना शुरू करता है। दिखने में हैंडसम था और उसे देख कर के बहुत लोगों का ध्यान जाता है क्योंकि आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी का ये अपना डाओ चाइल्ड था ज़ैंग शेयो। और कुछ लोग तो तारीफ़ भी करते हैं कि यार ये बंदा तो क्वासी स्वॉर्ड से पहले से है क्योंकि इसके जो ग्रैंडफ़ादर हैं, साउथ आर्बिटर हैं, 4 ऑनर गार्ड्स में से एक है स्वॉर्ड पैलेस के। तो उन्होंने इसको ट्रेन किया तो एक तरह से ये बंदा भी आधा स्वॉर्ड तो मान ही सकते हो। और चाहता तो ये बंदा बिना ये एग्ज़ाम दिए भी बन सकता था स्वॉर्ड क्योंकि फैमिली का बंदा है और ट्रेन भी वैसे ही हुआ ही है। लेकिन उसने अपने ग्रैंडपा से कहा था कि नहीं, मैं पूरा रूल और प्रोसेस फ़ॉलो करना चाहता हूँ। और शियोन बहुत तेज़ी से बढ़ता है 3000 मीटर, 5100 ऐसा 6000 करते-करते 7800 पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद थोड़ा-सा हाँफने लगता है। लॉन्डे के पास भी एक लाइफ़ लैम्प था, ज़ोकिंग से ये अलग था। इसका जो लाइफ़ लैम्प था ना सफ़ेद कलर का चमकता था, अम्ब्रेला जो बनता था छाता। ये था व्हाइट माउंटेन होली फ्लेम लैम्प। और ज़ैंग सियोन की जो बॉडी थी ना व्हाइट फायर के साथ चमक रही थी। दिखने में वैसे भी हैंडसम था, तो और खतरनाक दिख रहा था। मानो बाकी लोगों को ये चींटी समझता था। तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है 8100, 8400, 8700 और फाइनली 9000 मीटर पे पहुँच जाते हैं। और ये भी ऊपर बढ़ना चाहता था और लेकिन अचानक से वो मून वाला जो टोटम था फिर से चमकता है। ये तीसरा बंदा था जिसने 9000 मीटर पे चढ़ा था। ज़ैंग सियोन की फट जाती वो ऑरा जब अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में फ़ील करता है और एक आवाज़ गूंजता है इसके माइंड में कि किसने मेरा गॉड सोर्स चुराया था? वो तुम थे। और ये आवाज़ बहुत दूर से आती है, बस इसी को सुनाई देती है टोटम के थ्रू। वही जहाँ पर वो मून गॉड या जो भी थी बैठी हुई, बहुत दूर में सोई हुई बोल लो। और ज़ैंग सियोन का एक्सप्रेशन चेंज होता है, एकदम अचंभित हो जाता है। एकदम शांत रहता था ना, एकदम काम रहता था, लेकिन अब इसकी फट जाती है। ऐसी ऑरा फ़ील करता है ना कि भाई मानो एक गॉड उतर गया और ये कुछ नहीं कर सकता। जिसके सामने बस ये एक दीमक के जैसा है। इसके होंठों से ब्लड आना शुरू हो जाता है, पूरी बॉडी भी हिल जाती है। लाइफ लैम्प जो था ना इसका अम्ब्रेला वो भी डिम हो जाता है। लेकिन इस दौरान एक बंदा था आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी का जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसको सँभाल लेता है। साथ में बहुत सारे स्वॉर्ड सेज भी इस दौरान एक्शन लेते हैं। इसके पैर एक्सप्लोड हो जाते हैं, हाथ, पैर मतलब अलग हो जाता है, बस इसका ऊपर का हिस्सा ही शरीर का बचता है। ठीक है, ज़ोकिंग और चेन एर्नियो यानी कप्तान हर्ट हुए थे लेकिन इतना गंदा नहीं हुए थे जैसा ये बंदा हो गया था। अगर वो लोग नहीं आते तो ये बंदा खत्म हो जाता। तुरंत वो जो इमॉर्टल सोसाइटी के एल्डर थे या जो भी ओल्ड मैन बहुत सारे पिल्स निकालते और उसे खिलाने लगते। ज़ैंग शियोन तो बेहोश हो चुका था। इस दौरान वो पूछते हैं कि एक्सॉल्टेड एल्डर्स ये क्या था? बाकी जो तीनों एल्डर्स आए थे इस वर्सेस के वो भी अचंभित थे कि क्या हुआ? किसी को राज़ नहीं पता चला कि ऐसा क्यों हुआ था। तो मैटर ये खत्म हो चुका था और 1-2 दिन बीते होंगे या जो भी, फिर ज़ैंग सियोन अपना इमॉर्टल सोसाइटी वापस लौट जाता है और वो लोग पूरा खर्चा करते हैं भाई इसको हील करने में। लेकिन किसी को पता नहीं चलता है कि क्या हुआ। लेकिन इस दौरान ज़ैंग सियोन का जो सी ऑफ कॉन्शियसनेस था ना उसमें एक रेड मून दिखाई देता है, जिसके थ्रोन पर एक कोई बैठा हुआ था जिसका चेहरा ढका हुआ था और एक आवाज़ आती कि ये वो नहीं है, चोर मेरे जैसा होगा। लेकिन मैं उसे ढूँढ के खा जाऊँगी। बॉडी काफ़ी कमज़ोर है, इसको स्ट्रॉन्ग होने में समय लगेगा, तब तक मैं सोते रहती हूँ। फिर धीरे-धीरे वो आवाज़ शांत हो जाती है। ज़ैंग सियोन को कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है उसके साथ। उसके हिसाब से चीज़ें नॉर्मल हो चुकी थी। एक ही कारण से बस ये मरा नहीं था, क्योंकि जो भी था वो मून गॉड था या थी, उन्होंने इसको मारा नहीं था क्योंकि इसके थ्रू वो चोर को ढूँढने वाली थी जिन्होंने इनका गॉड सोर्स खाया था। इधर 8 सेक का जो कोलिशन का गैरिसन था, मतलब जो तंबू-वंबू लगे हुए थे, वहाँ पर ज़ू और कैप्टन मस्त अपना लेटे हुए थे। बोल रहे ज़ू अपना मेडिटेशन में था, रिकवर कर रहा था। लेकिन इनकी भी आँखों में एक डर देखा जा सकता था और साथ में अचंभित थे। और ज़ू इस दौरान ना आर्बिटल सोसाइटी के गैरिसन की तरफ देखता है। अब कई दिनों से ज़ू बस रिकवरी पे लगा हुआ था क्योंकि भाई अच्छा खासा ये इंजर्ड हुआ था। लेकिन अब बेहतर हो चुका था। उसे पता चल जाता है कि सीन क्या हुआ था बाद में और वो ब्लड स्मेल्टर से पूछता है कि क्या मैटर हुआ था? क्योंकि पैट्रियार्ची बता सकते हैं और ज़ू इन्हें थैंक्स बोल के क्या करेगा क्योंकि तो भाई पैट्रियार्ची हैं वो और ज़ू को आंसर भी मिलता है।
ट्रम्प के साथ क्या हुआ था, पैट्रियार्च यानी कि ब्लड स्मेल्टर पूरी चीज़ें बताते हैं। सन और मून का कॉन्सेप्ट है पूरा। और ज़ू ने जो एक्सपीरियंस किया था उसके हिसाब से ये कन्फर्म भी कर लेता है कि पैट्रियार्च को जितना पता है सही बता रहे हैं हम। क्योंकि देखो अगर आपको याद हो ना, ज़ू को जब वो गोल्डन क्रो भी मिला था, तो एक ड्रैगन वाला रथ कोई खींचता था, वहाँ पर भी सन की ऑरा थी, गोल्डन क्रो के पास भी। तो कुछ तो है भाई ये सन और मून का कनेक्शन। तो मतलब वो जो बंदा जो ड्रैगन चैरियट में था जिसके लिए वो जायंट रोता था, वो बंदा मर चुका था क्योंकि जिनका वो गोल्डन क्रो टेक्निक है, वो भी सन के समान चमकता था। तो वो भी एक मरा हुआ सन होगा। बचे हुए जो लोग हैं ना, मैंने जैसा आपको बताया पहले 37 सन और 37 मून थे, लेकिन अभी 12 मून है शायद, और सन कितने हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन है समझ लो। और जो भी बचे हुए हैं वो भी लोग भी सो रहे हैं, जैसा ये वाली जो मून गॉड थी। फिर ये सोचता है कि वो जो यंग मैन इसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रकट हुआ था, वो कुछ तो बोल रहा था। और ज़ू ने कैसे वो सोर्स प्राप्त किया था, क्योंकि ज़ू ने क्या किया था, अपने करप्शन से उस वॉयलेट मून के पावर को चुरा लिया था, कि गॉड का पावर था। अब देखो जो ज़ू के अंदर में बना था ना मून, वो रेड नहीं बनता, वो बैंगनी कलर का बनता। मतलब ये पावर पूरी तरह से इसका हो चुका था। लेकिन वो जो हिस्सा था ना, वो बड़े से मून का, समझ लो कि 1 बटा ऐसा 1 करोड़वां हिस्सा भी नहीं होगा। इतना कमज़ोर पावर था वो, लेकिन गॉडली पावर है तो नॉर्मल पावर से कहीं स्ट्रॉन्ग था। फिलहाल ये कोई खतरा-वतरा फ़ील नहीं करता है, लेकिन ये समझ रहा था कि ये जो बैंगनी चंद्रमा है इसके अंदर, वो इससे कनेक्टेड हो चुका है। और करप्शन जो भी इसके बॉडी में पहले फैला था उस रेड मून से, वो सब इसका पावर बन चुका था। और इसको ये दिमाग में आता है कि अच्छा, तो ये जो गॉड लोग होते हैं, ये करप्शन के थ्रू पूरा जिस एरिया में उनका करप्शन फैल गया, उस एरिया को ये कंट्रोल कर सकते हैं। कैप्टन को भी सेम चीज़ मिला था और उनकी पेट फट गया था। तब कप्तान ने कुछ खाने का कोशिश किया होगा, ज़ू अपना दिमाग लगा लेता है और ज़ू इस दौरान कैप्टन को मैसेज भेजता है जेट स्लिप से। पूछता है, कैप्टन मैंने वो एनर्जी थोड़ा एब्ज़ॉर्ब कर लिया था, खतरनाक हो सकता है। कप्तान का जवाब आता है, अरे डरने-वरने की बात नहीं है, मैंने तो अच्छा खासा खाया था। अगर गॉड का भी पावर होता, तुम्हें मालूम है मैं कैसा हूँ, तो मेरे लिए कितने गॉड्स बैटल करेंगे तुम्हें मालूम है ना। तो जाने दो, लड़कियाँ तुम्हारे लिए बैटल करती हैं, गॉड्स मेरे लिए बैटल करते हैं, अब समझो। और शायद मेरे अंदर जो सील है वो ग्रू नहीं है, तुम नहीं जानते। क्या पता मेरे अंदर जो भी चीज़ सील है वो गॉड ही है। तुम्हें भी जो तुमने अपना हिस्सा वो खाया था ना, वो मुझे दे दो, शायद मुझे वो मदद कर दे। ज़ू बोलता है, नहीं नहीं धन्यवाद कप्तान। अब ज़ू समझ जाता है जितना कैप्टन बोल रहा है, मतलब वो ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फेंकना शुरू कर दिया कैप्टन ने, तो बात समझ लो कि वो कैप्टन को कोई दिक्कत नहीं है। ज़ू अपने विचारों को शांत करता है। फिर वो जो डाओ चाइल्ड था ज़ैंग शिवन के बारे में सोचता है कि वो तीसरा बंदा था, वो चढ़ा था। तो इसको कैलकुलेशन में आ जाता है, क्योंकि गॉड की एनर्जी वो गॉड प्रकट हुई होगी और उसको निपटाने की कोशिश की होगी, क्योंकि उसे लगा होगा कि कोई है, यही बंदा हो सकता है जो मेरी एनर्जी चुराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ज़ू ये समझ जाता है कि अगर वो गॉड जाग गई तो ज़ैंग सिन बचा कैसे। ज़ू और दिमाग लगाता है, उसको लगता है यार, मतलब वो गॉड कहीं कुछ प्लान तो नहीं कर रहा या कर रही, तो और चौकस हो जाता है। इस दौरान 7 दिन निकल चुके थे। असली बैटल होने वाला था, जो स्वॉर्ड से इसका रिक्रूटमेंट था और बहुत सी चीज़ें चलती। ज़ू के अंदर में वो जो घोस्ट एम्परर का माउंट था ना, वो धीरे-धीरे एकदम साफ दिखने लगता है, एकदम सदृश्य हो जाता है, 90% एकदम बन जाता है, चेहरा एकदम ज़ू के जैसा था। फाइनली एक रैंकिंग आ जाती है, ज़ू किंग, चेन एर्न्यू, ज़ैंग शियून, ये 9000 मीटर पहुंचे थे, तो तीनों को पहले नंबर पे रखा जाता है। सभी को मौका मिलेगा इंपीरियल क्लास टेक्निक सीखने का। रिक्रूटमेंट ओवर होने के बाद वो डिसाइड होने वाला था, और कब मतलब पैट्रियार्च यानी ब्लड स्मेल्टर डिसाइड करते हैं जो भी रिवॉर्ड मिलेगा 70% ज़ू को मिलेगा और कप्तान को 30%, क्योंकि रिवॉर्ड एक साथ आया था ना पूरा। ज़ू और कैप्टन गिर रहे थे, जिससे कि पैट्रियार्च यानी ब्लड स्मेल्टर ने इकट्ठा कर लिया। अब उस टेक्निक में जो रिवॉर्ड मिला था, एक घोस्ट स्लॉटर सीक्रेट था, जिससे कि आप गोल्डन मेटेलिक एनर्जी पे कंट्रोल कर सकते हो। ज़ू वो कैप्टन को दे देता है और बदले में कैप्टन जो भी गोल्ड एनर्जी था वो ज़ू को दे देते हैं। देखो इनका अपना अपना सौदा हो जाता है, कप्तान और ज़ू का अपना पहले से डिसाइडेड था। ज़ू हैरान था कि यार, अरे कैप्टन इतना दयालु कैसे हो रहा है। कैप्टन बोलते हैं, इस बार मैं कुछ तगड़ा खाने का सोच रहा हूँ। लेकिन ज़ू फिलहाल उसको फ़र्क नहीं पड़ता था, वो जो भी उसको गोल्ड मेडल एनर्जी मिलती है वो पैट्रियार्च वज़रा को दे देता है, ताकि स्पिरिचुअल वेपन और मजबूत हो सके। इस दौरान परछाई को अच्छा नहीं लग रहा था, शैडो को, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिल रहा था। और ज़ू इधर डिसाइड कर रहा था कि मेरा जो 5वां हेवनली पैलेस होगा उसमें वॉयलेट मून को रख दूंगा, क्योंकि देखो तीसरा हेवनली पैलेस भाई का समाप्त हो चुका था। चौथे के लिए ज़ू प्लान कर चुका था। उसके लिए ज़ू ने सोचा था कि उसका जो ब्लू ग्रीन ड्रैगन है ना, जो उसका इसेंस है, अगर आपको याद हो, ज़ू ने जो बनाया था, जो समुद्र में ऐसे छिप सकता, बहुत सी चीज़ें अगर आपको याद हो तो ये सोच रहा था चौथा कोर जो रहेगा उसको बना लूँगा। जो सी ड्रैगन व्हेल, फॉरबिडन सी ड्रैगन व्हेल इसने बनाया था, फिर ये उसको ट्रांसफ़ॉर्म करते गया था। अब देखो जैसे 2 लाइफ लैंप हो गए इसके, 2 हेवनली पैलेसेस, तीसरा हो गया इसका टैबू पॉइज़न पिन, अब चौथे का भाई प्लान कर चुका था। और साथ में देखो ज़ू ने ली ज़ियांग के 4 गोल्ड कोर्स निकाले, वो चौथे कोर का ज़ू का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब 4th हेवनली पैलेस को इसके पावर अच्छा खासा मिल जाएगा, बनने में भी कम समय लगेगा। इन 7 दिनों में स्वॉर्ड सेजेस आते हैं ज़ू किंग और कैप्टन से मिलने, हर चीज़ बता देते हैं वो।
और ज़ू और कैप्टन भी बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। तो उनको कुछ मिलिट्री क्रेडिट्स भी मिलता है, जो कि काम आता है जब आप स्वॉर्ड सेज में कल्टीवेशन शुरू करते हो, मतलब उनके लिए काम करना शुरू करते हो। तो मिलिट्री जो आपको वैल्यू मिलती है ना क्रेडिट, उसी से आप चीज़ें खरीद सकते हो, बेच सकते हो या जो भी बोलो। तो फाइनली रिक्रूटमेंट का जो आखिरी राउंड था वो शुरू हो चुका था, जिसमें हज़ारों लोग भाग ले रहे थे। उसके बाद यहाँ पर रियल स्वॉर्ड सेज बन सकते हो। क्योंकि स्वॉर्ड सेजेस वगैरह ये जो लोग थे ना, बहुत टफ कंपटीशन कराते थे, वो थोड़ा भी कोताही नहीं करना चाहते थे। और देखो एलिमिनेशन वगैरह हो जाता है, सेकंड राउंड में टॉप 10 डिसाइड होता है। उसके पहले भी आप बोनस वगैरह अर्न कर सकते हो फर्स्ट राउंड वगैरह से। कैप्टन इस राउंड में क्वालिफाइड थे पार्टिसिपेट करने के लिए। इस दौरान जू का ध्यान थोड़ा ज़ैंग शियून पे भी था, तो कप्तान बोलते तुम उस पे ध्यान रख रहे हो। जू कैप्टन की तरफ देखता और हाँ में सर हिलाता है। कैप्टन बोलते ओ तुमने भी वो सेंस किया। जू कुछ सवाल पूछने वाला था, तभी एक तलवार की आवाज़ गूंजती है और 3 लोग प्रकट हो जाते हैं निदर पिलर के सामने। 2 ओल्ड मैन और एक मिडिल एज्ड मैन। उन्होंने पूरा स्वॉर्ड से इसका यूनिफॉर्म वगैरह पहना हुआ था और फिर वो बताते, पूरा रूल्स बताते, बहुत सी चीज़ें बताते और ज़ू वगैरह इस दौरान थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और ज़ू कैप्टन की तरफ देखता है। वो समझा रहे थे कि देखो निदर फ्लाइट पिलर का इतिहास क्या है, वो गैस शैलो पिलर के नीचे है। तो भीड़ भी थोड़ी सरप्राइज़ होती है और ज़ू भी अचंभित होता है, क्योंकि एक जो पिलर था ना उसके नीचे में एक टनल था जो कहाँ जाता है किसी को नहीं पता था। घास्ट वगैरह जो होते हैं ग्रूज़ के समान ही होते हैं। ग्रूज़ मतलब होते हैं भूत बोल सकते हो, लेकिन थोड़े अलग होते हैं। ग्रूज़ इल्यूज़नरी होते हैं, आर-पार वो आपके निकल जाएँगे, लेकिन घास्ट जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो इस पिलर के नीचे में बहुत सारे वो लोग रहते हैं, ये बता रहे थे और ये काफ़ी मिस्टीरियस लोग होते हैं। और ज़ू के मन में भी एक सवाल था कि भाई घोस्ट एम्परर ने ऐसा क्यों किया? आपने इस वेपन से वो जगह क्यों दबा दिया? कुछ ऐसा था जिसे वो सप्रेस करना चाहते थे यहाँ पर? तो ना ज़ू को इसका जवाब पता था, ना तो कैप्टन को। लेकिन दोनों जानते थे कि स्वॉर्ड सेज वालों को तो पता होगा। और इस दौरान जो मिडिल ईस्ट मैन थे, जो कि शायद मेन थे, वो बता रहे थे कि ये गेस्ट हॉलो की वजह से बहुत डैमेज हो रहा है नीदर फ्लाइट पिलर के अंदर, जो अंदर की ऑरा है उसको। तो इस एफर्ट में था कि हम इन चीज़ों को बाहर निकाल सकें। यही तुम लोगों का सेकंड असेसमेंट है और वहाँ पर खतरा भी काफ़ी है, तो थोड़ा सावधान रहना। सभी को एक स्पेशल टेलीपोर्टेशन जेट स्लिप मिलेगा। अगर कुछ खतरनाक सिचुएशन आया तो तुम लोग वहाँ से निकल सकते हो। हाँ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये जो टैलिस्मैन है वो काम करेगा ही, क्योंकि कुछ भी सिचुएशन आ सकता है। भाई सामने वाला आपके टैलिस्मैन को ही तोड़ दे, आपसे पहले ज़्यादा फास्ट होगा, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो फ्रैगमेंट्स इन लोगों को निकाल के लाना पड़ता है, जो टुकड़े गिरे हुए हैं इधर फ्लाइट पिलर के। तो एक बंदा मतलब पूछता कि अगर 2 लोग सामान ला दिए एक बराबर ये अपना जो फ्रैगमेंट्स है, तो उस फिर कैसे आप डिसाइड करोगे? तो मिडिल ईस्ट कल्टीवेटर बोलते हैं कि देखो अब उसमें ये भी है, तो कौन कितने मीटर ऊपर चढ़ा था नीदर फ्लाइट पिलर की, प्लस यहाँ पर कितना होगा और कितने घास्ट को तुम मारते हो, बहुत सी चीज़ें हैं डिसाइड करने के लिए। फिलहाल पिलर के पास में ना मतलब ये लोग कुछ टेलीपोर्टेशन यूज़ करते हैं, जो भी एक होल दिखता है जिसके अंदर से इन लोगों को एंटर करना था। और मिडिल ईस्ट मैन कहते हैं कि वेट क्या कर रहे हो? किसका वेट कर रहे हो? जाओ। तो इस भीड़ में किंग क्यू वगैरह भी थे, सभी लोग एंटर कर जाते हैं और इनके जाने के बाद टनल फिर से ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि नीदर फ्लाइट पिलर थोड़ा हवा में आता है ना, फिर से अपने जगह पे लौट जाता है। ज़ू अपना ये अंदर में है, क्योंकि टनल है तो दीवार चारों तरफ रहता है, डार्कनेस था, लेकिन ज़ू को फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो बचपन में वैसे ही रहा था। कैप्टन ज़ू की तरफ देखते हैं और ज़ू कैप्टन की तरफ, और जैसे ही वो और नीचे जाने को देख रहे थे ना, एक आवाज़ आती है कि पिछले जन्म में ऐसा कुछ तो कविता था, एक दर्दनाक आवाज़ थी। बताना मुश्किल था कि ये मेल है या फीमेल है। गाना का मतलब आवाज़ आ रहा था, अलग ही ऑरा फ़ील हो रही थी। और जो वो आवाज़ फ़ील करके और एक ठंडक सी थी, मतलब बारिश हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि पतझड़ का मौसम आ गया। ज़ू को पुराने दिन याद आ जाते हैं ना, जो एक लेडी गाती थी, सर्जन थंडर के साथ ये गया हुआ था और वो लेडी बहुत खतरनाक थी। मतलब जब वो गाती थी तो आप हिल भी नहीं पाओगे। हालाँकि ज़ू उस समय की कंडेंसेशन लेवल पे था, रॉक कल्टीवेटर था। गाना मतलब वो गाए जा रही, पर फिर कोई और गाता है। ज़ू कप्तान की तरफ देखता है और कप्तान अचंभित थे, क्योंकि कप्तान के पीछे में ना एक सफ़ेद कपड़ों में एक फ़िगर दिखाई देता है, वही गाना गा रहा था। कैप्टन एकदम सीरियस हो जाते हैं और कैप्टन की ऑरा प्रकट होती है, कोल्ड ऑरा, और तुरंत ना उस पलट करके उसको दाँत काट लेते हैं। फिर भी वो बंदा या बंदी जो भी था वो गाना गाते रहता है और वो बंदा एक्सप्लोड कर जाता है, फिर दूरी में वो प्रकट होता है और वो गायब हो जाता था, मतलब दूसरे कल्टीवेटर में मानो प्रवेश कर जाता था। फाइनली ज़ू के सामने प्रकट होता है। ये करप्टेड बोल सकते हो, म्यूटेशन था उसके अंदर, ये वो कल्टीवेटर था और ज़ू की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसके पेट से मानो कुछ एक खुलता है, जैसे कि खाने वाली चीज़, मतलब दाँत वगैरह मानो उसके पेट पर थे। और ज़ू जब ये देखता है उसकी आँखें एकदम क्रूअल हो जाती है। वो पीछे नहीं हटता बल्कि आगे बढ़ता है इसी कल्टीवेटर की तरफ, मुक्का बनाता है। तीनों हेवनली पैलेसेस के पावर को फोकस करता है, साथ में गोल्डन क्रो के पावर को। और इतना तगड़ा मुक्का था ना कि ये जो करप्टेड कल्टीवेटर था काफ़ी पीछे जाके गिरता है और जब फिर से कहीं भाग पाता, पीछे से कोल्ड और उसकी प्रकट होती, जो कि कैप्टन थे, जो अचानक से प्रकट हुए थे, पकड़ लेते हैं और उसकी आँखों को ही खा जाते हैं।
उस बंदे के ना पेट से कुछ तो एक आवाज़ निकलती है, तब वो ज़ू पहुँच चुका था, फिर एक मुक्का मारता है। ये बंदा कई टुकड़ों में बँट जाता है। अब इधर देखो ज़्यादा कल्टीवेटर नहीं थे, ज़्यादातर एकदम अंदर जा चुके थे या कुछ बाहर भी निकल गए थे जिनको ज़्यादा खतरा फ़ील हुआ था। और कप्तान कहते देखो ज़ोकिंग हमें थोड़ा बढ़ जाना चाहिए और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। ज़ू भी हमेशा हिलाता है और नीचे बढ़ जाता है और दोनों अलग-अलग डायरेक्शन में कहीं से फिर निकल जाते हैं क्योंकि एरिया अच्छा खासा पड़ा था। और ज़ू इस दौरान बैटल अवॉइड कर रहा था, ज़्यादा अंदर जाने को देख रहा था। और फिलहाल वो जो पिलर के फ्रैगमेंट्स हैं ना टुकड़े, कि वो उन्हें ढूँढना शुरू कर देता है। अंदर जाते-जाते जाते रहता है। जितना अंदर जा रहा था उतना अंधकार था और एक जगह से थोड़ी देर के लिए रुकता है जहाँ से ना एक और टनल इसे दिख रहा था छोटा-सा और वहाँ पर एक ओल्ड मैन दिखाई देते हैं काले कपड़ों में, मानो इस अंधकार के वो हिस्सा हो। तो अगर देखो आप अंधकार में ही समा जाओगे तो आपको ढूँढना मुश्किल होता है और उनके जो नाखून थे ना भाई पंजों के समान थे और ज़ू की तरफ नहीं दिख रहे थे, उनका पीठ था ज़ू की तरफ, चेहरा देखना मुश्किल था। ओल्ड मैन मानो ये जो थे ना कोई गाना सुन रहे थे वो जो कि टनल से आ रहा था और ये बंदा एक घास टहलो था, इसलिए ज़ू चौकन्ना था। और पास में ही वहाँ पर ना ओल्ड मैन के पास में एक एक नहीं भाई 3-3 पिलर थे, इसके पिलर के फ्रैगमेंट्स थे, टुकड़े थे और सबको मालूम था ऐसा तो नहीं कि यही यहाँ पर अकेले आया होगा, इसके पहले भी लोग आए होंगे। तो फिलहाल ये शैडो को अपने डिवाइन बेल से मैसेज भेजती है। शैडो आगे बढ़ता है, एक फ्रैगमेंट को उठाता है और जैसे उठा रहा था ना ओल्ड मैन तुरंत ना फ्रैगमेंट की तरफ पड़ता है, पूरी मिट्टी वाइब्रेट करने लगती है। फिर वो ओल्ड मैन ऐसा कंची देखता है ज़ू की तरफ, ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा था ये ओल्ड मैन क्योंकि इसकी आँखों में सॉकेट नहीं था, लेकिन लाल चमक रही थी इसकी आँखें और चेहरे पर एक स्माइल था और ज़ू एक ऑरा फील करता है, खतरनाक ऑरा। बेसिकली एक तरफ से ये आदमी एक ज़ॉम्बी था, ज़ू पीछे की तरफ पड़ता है और पैर उठा के तुरंत ना इस बंदे के ठुड्डी की तरफ अटैक करता है, हल्का पीछे जाके फिर। लेकिन ओल्ड मैन भी खतरनाक था, एक अलग एंगल से कट के 30 मीटर पीछे निकल लेता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठा करके ज़ू का जो परछाई था वो तीनों पिलर को ले लेता है, टुकड़ों को और ज़ू की तरफ पड़ जाता है। ओल्ड मैन इस दौरान खतरनाक करप्शन रिलीज करता है और ज़ू की तरफ पड़ता है और मुंह पूरा ऐसा फाड़ लेता है क्योंकि ज़ू के गर्दन की तरफ ये बढ़ रहा था और ज़ू एक गंदा वाला स्मेल फील करने लगता है, थोड़ा पीछे हटता है। इन चीज़ों में उसको क्या करना था, उसको वही था, टुकड़े तो उसको मिल चुके हैं तो यहाँ से निकल लो। लेकिन ज़ॉम्बी अब इसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और इसे पुराने टाइम का थोड़ा याद आता है जब ये सी ज़ॉम्बी वगैरह से बैटल कर रहा था। देखो ज़ॉम्बीज़ के पास ना रीजनरेशन का भी पावर होता है, ये बंदे के पास इंटेलिजेंस नहीं था, हार्ट बीट नहीं था, ब्लड भी नहीं था, एक खूंखार जानवर की तरह ये लग रहा था और उसके आसपास जो जहर की भी एक और आ रही थी ज़ॉम्बी पॉइजन जैसे। और बैटल प्रोग्रेस इसका आराम से 4 पैलेस के ऊपर था और क्योंकि रिकवरी भी इनके पास है तो 5 पैलेस लेवल के बराबर का ये बंदा था। वो एक अटैक करता है, ज़ू से अवॉइड करता है। ज़ू सोचता है मुझसे थोड़ा स्लो है ये, अगर मैं अपने पॉइजन कोर का पावर यूज़ करूँ तो इसे मार सकता, लेकिन वो समय का वेस्टेज होगा क्योंकि देखो सामने वाला बंदा भी जो है उसके पास भी ज़हर था। लेकिन ज़ू को ये समझ में आ रहा था इसके जो नाखून है ना वो एक मटेरियल का काम कर सकते हैं, वेपन वगैरह में अगर डाल दिया जाए तो वेपन भी तगड़ा हो जाएगा, रीजनरेशन पावर आ जाएगा। तो ज़ू पूरा सिचुएशन एनालाइज कर रहा था कि क्या इसको मारूँ, ना मारूँ और फिर सोचता है कि ठीक है इसको मार ही देता हूँ, फिर चीज़ें मुझे मिल जाएँगी। और ज़ू की स्पीड अचानक से बढ़ती है क्योंकि ज़ू तुरंत अपना जो पॉइज़न कोर का पावर था उसे रिलीज़ करता है। ज़ॉम्बी को बस दिखता है कि कोई आ रहा है फ्लैश के समान, इसे पता भी नहीं चलता। तुरंत इसको एक अटैक लगता है, 300 मीटर पीछे जाके ये करता है, दीवार में जाके धँस जाता है। अपने को फ्री कराने की कोशिश कर रहा था। सामने से एक काला एकदम ब्लैकिश ऑरा वाला बंदा दिखाई देता है क्योंकि ज़ू इस समय ना शैडो फ्यूजन सीक्रेट मैजिक यूज़ कर रहा था, यानी कि अपने शैडो के साथ फ्यूज़ हो गया था। ज़ू का पावर लेवल 4 पैलेस लेवल से तो कहीं ऊपर जा चुका था, बोल सकते हो कि पीक लेवल पे पहुंच गया था 5th पैलेस के। सी ज़ॉम्बी इसलिए स्लो था क्योंकि ज़ू का पावर लेवल काफ़ी हाई था। ठीक है देखो सी ज़ॉम्बी रिकवर कर सकता है लेकिन कितना फास्ट कर सकता है और उस ज़ॉम्बी के आसपास ना धुंध था तो जिसकी वजह से ज़ॉम्बी रिकवर हो रहा था। ज़ू को ये भी समझ में आता है उसमें जहर की भी हो रहा है और एक रिजनरेशन पावर भी है और ज़ू तुरंत ना इसका हार्ट पे अटैक करता है और एक ज़ॉम्बी और जैसा कुछ होता है, एक ब्लैक मिस्ट जैसे कि वो बाहर निकाल लेता है और ज़ॉम्बी गलने लगता है एक ब्लैक लिक्विड में। टनल में एक तरफ से लिक्विड की तरह सामान बह जाता है और फिर ज़ू बाहर आ जाता है क्योंकि कॉफिन टाइप की एक और बन जाती थी ना इसके पीछे शैडो में मर चुके। तो फिलहाल जो भी चीजें इसे चाहिए थी वो ये रख लेता है और ये जो छोटा सा टनल था सोचता है कि कितना अंदर तक जाता है। 1 घंटा इस दौरान बीत जाता है। 10-12 मीटर नीचे इससे कुछ लाशें दिखाई देती हैं हवा में उड़ते हुए और वो भी 10-12। एक वो कल्टीवेटर था जो कि ज़ू खुद से मिला था जब ये ज़ू चढ़ाई कर रहा था, चर्च ऑफ डिपार्चर वाला। कुछ और कल्टीवेटर थे जो कि 8 से कोलिशन के थे, एक आदि ऑर्बिटल इमॉर्टल सोसाइटी वाले थे। सभी यहाँ पर मरे पड़े थे और सभी के चेहरे पर ना एक येलो जैसा पेपर जैसा कुछ दिख रहा था और ज़ू देखकर समझ सकता था कि मरने से पहले काफी दर्द में थे। कुछ के हाथों में तो वो टेलीपोर्टेशन जेट्स भी दिख रहे थे लेकिन उनको समय नहीं मिला था एक्टिवेट कर पाने का। और जो लाश थी वो भाई उन लोगों के पास उन्होंने कुछ तो फ्रेगमेंट्स टुकड़े इकट्ठा किए होंगे यहाँ पे आने से पहले, तो सबके पास था। लेकिन ये ट्रैप भी था तो ज़ू ये सोच रहा था आगे बढ़ना है क्या करना, पहले सिचुएशन समझ लो पूरा। और ज़ू इस दौरान अपनी ऑरा से ना वो जो येलो कलर के पेपर दिख रहे थे उन्हें अपनी तरफ खींचने लगता है। पर तब यहाँ पर एक हंसने की आवाज आती है। तुरंत ज़ू अपने 3 पैलेस पावर को रिलीज करता है। गोल्डन क्रो भी प्रकट होता है और फ्लेम्स चारों तरफ
इसके गोल्डन क्रो से फैलने लगते हैं और जो पेपर था, जो भी था वो जलने लगता है, लेकिन फिर भी हँसने की आवाज़ आ रही थी। और जो पेपर थे कुछ ना एक-दूसरे में मर्ज होने लगते, सिकाड़ा में बदल जाते हैं जिसके पंख थे। और एक आवाज़ आती है, "ए, तुम भूखे हो क्या? मुझे खाना चाहते हो?" आवाज़ ऐसा ना कान में चुभ रही थी और वो एक प्रकार का अटैक था। ज़ू के कान को दर्द होने लगता है, लेकिन ज़ू अपने फ्लेम पावर से उन्हें रेजिस्ट कर जाता है। और फिर एक आवाज़ आती है, "ए, खाना चाहता है? खाना चाहता है?" बहुत ही कर्कश आवाज़ थी। ज़ू अटैक करने वाला था, लेकिन कुछ तो फ़ील करता तुरंत पीछे हटता है और पीछे की जो दीवार थी ना, एक साइड का दीवार, वो ब्लर होने लगता है। 30 मीटर लंबा केंचुआ बाहर निकलता है और वो केंचुआ सीधा वो जो पेपर का सिकाड़ा था, उसकी तरफ पड़ता है। और सेंटीपीड के ऊपर में एक वुमन बैठी हुई थी। उसका जो नीचे का हिस्सा था ना, मानो इस सेंटीपीड इस केंचुए के साथ फ्यूज़ हो चुका था। मतलब वो इसी के साथ अटैच थी बोल सकते हो। ऊपर में उसने कुछ नहीं पहना था, बस उसके बाल थे जो कि उसको कवर कर रहे थे। वो जो पेपर वाला सिकाड़ा था, उसे खाने के बाद वो डकार मारती और ज़ू की तरफ देख के स्माइल करती कि डेलिशियस, काफ़ी ज़ायकेदार है, तुम भी टेस्ट करना चाहोगे? सिचुएशन काफ़ी अलग लग रहा था ज़ू को। ज़ू को ये समझ में आता कि ये जो लेडी है ना, इससे बात नहीं कर रही है, किसी और से बात कर रही है जो ज़ू के पीछे है। और ज़ू के पीछे में उसका जो ब्लैक कॉफ़िन था वो प्रकट होता है, लेकिन ज़ू की परछाई। क्योंकि देखो परछाई पहले एक वृक्ष के फॉर्म में था, ट्री के फॉर्म में, लेकिन जब वो इवॉल्व हुआ था तो एक कॉफ़िन में बदल गया। और ये जो परछाई था ज़ू का शैडो, उसे ये जो यंग लेडी थी ना, चिढ़ा रही थी और जो पेपर था ना, उसी को दिखा कर के। और वो पूछ रही थी परछाई से, तुम ये पेपर की तरफ देख रहे हो ना? तभी ये जो पेपर थे बहुत सारे, मैंने जो बताया था आपको, जो कि जुड़ करके एक सिकाड़ा बन गए थे, एक प्रकार का कीचड़ा, मतलब कि केकड़ा टाइप या जो भी बोल लो, शैडो की तरफ दिखा करके हँसती। पेपर पे एक भूत जैसा चेहरा बनता जो कि पूछता, तुम फुल हो गई? ये सुन कर के जो केंचुए वाली लड़की थी वो काँप जाती और जो पेपर वाला सिकाड़ा था वो हँसने लगता है। फिर पूछता है, क्या तुम फुल हो गई? तो फिलहाल हम स्टोरी यहाँ यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनालिस्ट एके मुसाफिर विदा लेता हूँ।